चलो इधर ध्यान दो, लास्ट टाइम जो मेथड कराई थी उसका एक सम बाकी रह गया था, वो कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, जिसने नहीं समझा था उसके लिए फिर से एक बार। वी हैव डिस्कस्ड एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में क्या होता है, तो क्या इफ दिस पुली विल स्टार्ट मूव, तो ये पूरी सिस्टम मूव करेगी। तो सिस्टम इज गिवन एज लाइक दिस, वेयर ए एज द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। तो क्या होगा इसका वेलोसिटी, जो पॉइंट मेथड हमने करी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सारे पॉइंट बनाएंगे। एक बार ट्राई करो, 1 मिनट देता हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कर पाएगा इसको? ठीक है, चल समझा दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। इस पर्टिकुलर ब्लॉक की वेलोसिटी अज्यूम करो कि या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो हमने अज्यूम किया कि ये ऊपर की तरफ होगी। अब क्या करना है, डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट्स। तो ये पॉइंट जो है वो नीचे जा रहा है, विच मीन्स ये उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हमने क्या बोला था, +4, दिस इज कनेक्टेड टू रेस्ट, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। फिर वाइल डिस्कसिंग दिस, इसका क्या हो जाएगा, इफ दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो ये उसकी लेंथ को छोटी करेगा, सिंपल है। तो डिक्रीज करेगा, तो एट दिस पॉइंट वी कैन राइट -VB, एट दिस पॉइंट ऑल्सो वी कैन राइट -VB। इधर 0 0, क्यों 0? बिकॉज दिस कनेक्टेड टू रेस्ट और ग्राउंड। फिर वापस से ये क्या करेगा, -VB -VB, और ये लास्ट पॉइंट अगर गिने तो वो भी कहाँ पे हो जा रहा है, ग्राउंड, तो वो भी 0 +0 = 0। क्या आएगा आंसर, 4 = +4B, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, VB = क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ये जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर पॉइंट मेथड आती है तो कोई भी सम इस तरीके का होगा, वो हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर वेज वाले कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। मेथड याद नहीं है तो उसके लिए वीडियो भी अवेलेबल है, और ये नोट्स जो मैं बना रहा हूँ वो भी आपको दे दूंगा, लेकिन खुद से लिखना जरूरी है। ये क्या कर रहा है तू, समझ पड़ी? तो वेलोसिटी विच इज इंक्रीजिंग द लेंथ have to taken positively, and velocity which is decreasing the length have to taken negatively. That's the point method. कोई बात नहीं आता है तो वो पूरे वीडियो में है ही, वो रिवाइज हो जाएगा बाद में। थैंक यू।
डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लिया है, सिंपल है एकदम। करना क्या है इसमें कि जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हेन द वेज और इंक्लाइन प्लेन इटसेल्फ इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, लेट्स से इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस वेज बी, सॉरी ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक पड़ा हुआ है उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल पॉइंट मेथड करना है और कुछ नहीं करना है। एक हिंट देता हूँ फिर 1 मिनट देता हूँ, इफ होता है तो ट्राई करना है। देयर आर 4 पॉइंट्स। अब इन चारों पॉइंट के लिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो हमें लिखना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखो ये वेज अपने आप चल रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन में? अगर ये आगे आएगा और इसकी भी कोई वेलोसिटी ऐसे है, समझ में आ रहा है? तो तुम अगर ध्यान से देखो, अब इसमें क्या होता है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, वन इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेज एंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने लास्ट लेक्चर में भी जो डिस्कशन किया था उसमें बोला था कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे तो चीज़ें बहुत हार्ड हो जाएंगी। कैसे? तो अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, प्लस ये खुद ऐसे जा रहा है। इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ ऑन द वेज, हम जहाँ है वहाँ बैठ जाएंगे तो क्या दिखेगा हमको? सिर्फ ये मोशन में दिखेगा, बिकॉज वाइल वी आर इन द कार हमको लगता है हम रेस्ट पे हैं और बाहर के लोग मोशन में। सिंपल है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो इफ़ यू सिट ऑन द पार्टिकल ए तो यू विल सी ओनली वेलोसिटी ऑफ वी बी लाइक दिस, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वो 10 से ऐसे भी जा रहा है, ये v ऐसे भी जा रहा है, तो एक्चुअल कंपोनेंट उसका ऐसे है। समझ में आ रहा है? अगर ये वी बी को देखेगा कोई ग्राउंड से तो उसको क्या दिखेगा कि वी बी इज गोइंग लाइक दिस ऑल्सो एंड लाइक दिस ऑल्सो। उसका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है बिकॉज वो कंस्ट्रेंड है किसके साथ? वेज के साथ, और वेज खुद चल रहा है। तो क्या दिखेगा कि वी बी ऐसे भी जा रहा है और वो नीचे भी जा रहा है इधर, तो ये होगा उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? तो हाउ शुड वी राइट इट? तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है, वी बी इज इक्वल टू 10 प्लस वी। रिजल्टेंट वेलोसिटी में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं तो आंसर रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा इसका। एक ये कर सकते हैं। फिर हमारा मेथड तो क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो कंसिडर नाउ दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो क्या हो रहा है, इस लेंथ को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? कुछ नहीं होगा बिकॉज ये रेस्ट पे है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। फिर इस पॉइंट को देखो तो ये नज़दीक आएगा तो ये लेंथ घटेगी, कम हो जाएगी। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? माइनस वी बी। -10 लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये 10 आ रहा है। समझ में आ रहा है? अभी तक तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। फिर फॉर दिस पॉइंट, अब ये पॉइंट कैसा है, पुली के अंदर से होकर के निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इफ़ यू कंसिडर इट लाइक दिस, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इस 10 का कोई कंपोनेंट है जो इधर जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको ऊपर खींचेगा यहाँ आगे ले जाने के लिए या फिर यहाँ से नीचे ले जाने के लिए। तो 10 का कोई कंपोनेंट होगा। 10 का कंपोनेंट कौन सा होगा? अगर इसको थीटा मान लेते हैं फॉर एन इंस्टेंस, तो अगर ये 10 है तो ये बन जाएगा 10 cos थीटा। फिर वो 10 cos थीटा क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? अगर ये आगे जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा। समझ में आया कैसे किया? इफ द वेज इज कमिंग टूवर्ड्स दिस वे देन दिस लाइन विल बी लेंथन, ये लाइन थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो क्या लिखेंगे, +10। फिर अगर इस पॉइंट की बात करें तो क्या होगा इस पॉइंट के साथ,
इस पॉइंट का भी सिचुएशन ऐसा है कि ये गया 10, ये गया v, तो ये पॉइंट एक्चुअली किस तरफ जाएगा, मतलब इसको इंक्रीज करने का कि डिक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये कैसे इंक्रीज करेगा, इफ बोथ विल इंक्रीज तो सिचुएशन क्या हो जाएगी। ये देखो इधर ध्यान से देखा हमने तो क्या हुआ, इधर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर कंडीशन ऐसी है, इसको एक 10 यहाँ भी ले जा रहा है और एक v यहाँ भी ले जा रहा है, पर हमको पता है कि 10 इसको आगे ले जा रहा है, इसका मोशन चालू है। देन इस पॉइंट को आगे ले जाने के लिए ये 10 नहीं, 10 का कोई कंपोनेंट है जो यहाँ से उसको घुमाएगा ऐसे, समझ में आ रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिस इज अ बॉटल, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। अगर मैं फोर्स यहाँ से लगाऊँ ये आगे बढ़ रहा है, ये अभी आगे के लेक्चर अभी के टॉपिक में आएगा। जैसे ही इस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को आगे बढ़ाते जाएं, यहाँ पे ले आऊँ तो क्या हो रहा है, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, समझ में आ रहा है। तो बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट चीज़ें चेंज हो सकती है। मतलब अगर यहाँ फोर्स है तो उसका अलग मीनिंग है, ऊपर फोर्स है तो उसका अलग मीनिंग है, समझ में आ रहा है। दैट्स हाउ इट विल वर्क। तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड था तो इसका 10 cos थीटा, फिर ये जो पॉइंट है वो इसको कम करेगा, ये आगे आएगा तो ये समझो ये चीज़ आगे आएगी, तो ये भी उसके साथ ऊपर आने का ट्राई करेगा, बिकॉज बोथ आर इन मोशन, इसको ये भी कॉन्टेक्ट में है, तो ये हो जाएगा -10 cos थीटा, और ये जो v है वो तो उसको नीचे ही ले जा रहा है, तो प्लस v = 0। तो आंसर क्या आएगा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे और 10 उधर जाएगा, तो v = 10 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। पर हमको लगा कि ये बहुत हार्ड मेथड हो गई, इससे कुछ समझ में भी नहीं आया, तो क्या इजी हो जाएगा। अगर इसको इजी करना है तो क्या कर सकते हैं, कंसिडर योर सेल्फ ऑन हियर, समझ में आ रहा है। ग्राउंड फ्रेम को भी भूल जाओ, फ्रेम कंसिडर करो ये वाली, अपने आप को इधर ही रख लो। तो अगर तुम ही किसी कहीं पे बैठ गए तो यू विल बी ऑन रेस्ट और ये 10 सामने चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा डायग्राम फिर से बनाते हैं और मेथड को थोड़ी इजी करते हैं। मतलब पॉइंट मेथड से आंसर तो आ रहा है, पॉइंट मेथड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या हुई, थोड़ा हार्ड हो गया, कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया। हर बार ऐसा आइडिया अपने को आएगा नहीं। तो सेम सम को अगर ऐसे कंसीडर करें कि अगर ये चल रहा है तो इसी के ऊपर हम बैठ जाए, इसी की रेफरेंस फ्रेम को कंसीडर करें, तो हमको लगेगा दीवार हमारी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। सिंपल है। वी विल बी ऑब्जर्विंग कि वॉल इज मूविंग। अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब मूव ये नहीं कर रहा है, मूव ये कर रहा है, समझ में आ रहा है। बिकॉज वी आर सिटिंग हियर, अपने को लगेगा कि वो सामने से आ रहा है। जब हम किसी के पीछे दौड़ते हैं तो हमको लगता है कि वो नज़दीक आ रहा है, लेकिन असल में हम दौड़ते हैं। बट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एज अ रिलेटिव वेलोसिटी हमको ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है, कि सामने कोई कार है और हम उसको चेस कर रहे हैं, उसकी स्पीड सपोज 20 है, तुम्हारी 40 है, तो 40 - 20, तो तुम्हारी स्पीड 20 से वो तुम्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। वो हमने सब डिस्कस किया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी में। तो सेम कंडीशन, अपने आप को ग्राउंड फ्रेम से इस फ्रेम में मान लो, तो ये अपने आप की तरफ आते हुए दिखेगा। सिंपल है। नाउ कंसिडर सेम 4 पॉइंट्स, एक इधर एक इधर। अब क्या करेंगे, अब ये इजी क्यों हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया। अब इसको देखो, तो ये क्या कर रहा है, इस लेंथ को घटा रहा है, तो अब -10 लिख सकते हैं, बिकॉज अब ये चल रही है, समझ में आ रहा है, बिकॉज द वॉल इज रनिंग। अब अगर तुम अपने आप को इस यहाँ पे रख रहे हो तो तुम्हें क्या समझ में आया कि अब कौन चलेगा, वेट चलेगी कि वॉल चलेगी। वॉल चलेगी, वो समझ में आ गया। तो इफ द वॉल इज रनिंग देन दिस लेंथ विल बी डिक्रीज्ड, वो घट जाएगी तो -10। फिर अब ये स्टेडी है, ये रेस्ट पे है, तो दिस बोथ पॉइंट विल बी 0। समझ में आ गया। मतलब जो पॉइंट अपने को हार्ड लग रहे हैं वो जहाँ कनेक्टेड है उसकी रेफरेंस फ्रेम से सम सॉल्व करो तो इजी हो जाएगा, वरना वो कॉस साइन के जमले आ जाएंगे और अपने को हर बार पता नहीं चलेगा और गलत आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट ज़्यादा है और जहाँ पे ऐसे एंगल्स बन जाते हैं, अपने को पता चल ही रहा है कि यहाँ से एंगल बनने वाला है, तो कुछ ऐसा ट्राई करो कि इसी के और रेफरेंस फ्रेम में कंसिडर कर लो।
नाउ दिस 2 पॉइंट्स विल बिकम 0 और ये तो वेलोसिटी इस तरफ जा रही थी, क्लियर है। तो यहाँ पे बैठे बैठे आपको ये तो दिखेगा कि ये लेंथ को बढ़ा रहा है, तो प्लस v इक्वल टू 0, सीधा आंसर आ गया v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। तो इसमें हिंट में क्या लिखना है कि इफ समथिंग while discussing the point velocity, if कोई वेलोसिटी अगर कॉस के कंपोनेंट में या साइन के कंपोनेंट में आ रही है, तो जिस पॉइंट की वेलोसिटी कॉस साइन के कंपोनेंट में आ रही है वो पॉइंट जहाँ पे स्टेडी हुआ है उसी को रेफरेंस फ्रेम मान लो, ठीक है। तो अपने हिसाब से हिंट को लिख लो, वैसे भी आंसर आएगा लेकिन वो हार्ड हो जाता है। ये पार्थिव होऊंगा तो શું કર્યું તે ના ખબર પડી, કશી ખબર ના પડી। देख वो हार्ड था इसलिए हमने उसको जाने दिया, उससे आंसर तो आ गया हमारा। सो हमने क्या कंसिडर किया, दिस इज मेथड नंबर 2। सेम सम को करने के लिए दूसरी मेथड है। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग ए एज अ रेफरेंस फ्रेम, कि हम ए पर ही बैठ गए। वी हैव पावर टू बिकम एंटमैन, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर एंटमैन की फ्रेम में आ जाओ, खुद यहाँ पे बैठ जाओ, तो क्या होगा, अपने को दिखेगा बी इधर जा रहा है और वॉल हमारी तरफ आ रही है। समझ में आ रहा है? तो वॉल अगर हमारी तरफ आ रही है तो वॉल आगे आएगी तो ये लेंथ घटेगी, तो -10। फिर यू आर सिटिंग हियर, तो तुम्हारे लिए ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, रेस्ट पे, तो 0 0। फिर यू आर सिटिंग हियर तो यू विल बी सीइंग पार्टिकल बी एज गोइंग डाउनवर्ड्स। अगर ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो प्लस, तो v इज इक्वल टू 10, खत्म। मतलब अभी तक हमने 4 मेथड जितने डिस्कस करी है, नहीं पॉइंट मेथड, उसके पहले क्या कराया था, पुली ब्लॉक सिस्टम में सिंपल पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, उसमें फॉर्मूला वाज वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2। फिर उसके पहले कंस्ट्रेंट मोशन का सिंपल डेफिनेशन था कि इफ 2 पार्टिकल्स आर कंस्ट्रेंट विद अ स्ट्रिंग, देन पॉइंट इनसाइड द 2 पॉइंट्स इनसाइड द स्ट्रिंग, उनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए तो ही स्ट्रिंग रहेगी। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कंस्ट्रेंट मोशन का। दूसरा पुली वाला था, व्हेन पुली स्टार्टेड मूविंग। एटवुड मशीन एकदम सिंपल था कि जितनी स्पीड से, एटवुड मशीन में क्या करते थे हम, वी हैव कंसीडर्ड 2 पार्टिकल्स, अगर ये x अमाउंट से नीचे आएगा तो ये x अमाउंट की वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, इतना सिंपल था। बट आफ्टर पुली स्टार्टेड मूविंग विथ v वेलोसिटी, द फॉर्मूला बिकेम vp इज इक्वल टू va प्लस vb डिवाइड बाई 2। पर इसी को अगेन, इसी मेथड को अगेन अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसी मेथड को अपग्रेड करने के लिए हमने पॉइंट बना लिया इधर। पॉइंट मेथड में क्या करना क्या है, एक्चुअली इसको रियलिटी में मानो, अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम अगर है तो हम क्या बोलते हैं कि द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, एंड दूसरा हम क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ विल ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब जितना यहाँ से नीचे उतरेगा उतना ही यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो उसके ऊपर से हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। फिर पॉइंट कंसीडर करके भी हमने इस फॉर्मूला को प्रूव किया था। तो हमने पता चल गया कि पॉइंट मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये फॉर्मूला वापस सही आया तो ये मेथड भी सही है। फिर अपने को इस मेथड के लिए एक्चुअली क्या आना चाहिए था, तो अगर भाई रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, अगर चैप्टर नंबर 3 वाला रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। अब एक और सम कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा आपसे। हो जाना चाहिए।
अच्छा अच्छा same example where A started moving with 10 meter per second, then find the velocity of B. रेफरेंस फ्रेम शुड बी कंसिडर्ड, जो हमने बोली वो है एंटमैन वाली। अपने आप को एंटमैन समझ के इस पे बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद क्या करोगे? कंसिडर पॉइंट्स। अब आफ्टर कंसिडरिंग द पॉइंट्स अब इसको सॉल्व करना है। हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कई कई बुकों में आप देखोगे तो ये सब कुछ ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट टू दिया है, तो चीज़ें थोड़ी हार्ड हो जाती है। ये 2-3 बुक का मिक्स करके जुगाड़ लगाया है इसी मेथड बनाने में। कई वीडियो देखने पड़े, तो रिस्पेक्ट दिस लेक्चर्स और एक भी लेक्चर मिस मत करो, और ये सब कुछ अच्छे से नोट्स बनाओ। कोई भी एंट्रेंस के लिए अपीयर करोगे तो क्या आएगा? 20 आओ बराबर। क्या हुआ उर्मी? आओ थोड़ा कॉन्फिडेंस आओ। आंसर बराबर आयो છે પણ કોઈક જગ્યાએ તો ભૂલ કરી છે। હા એ જ વિચાર 20 આવશે પણ પહેલી વાત સમજાવું? હા હું વિચાર્યું એટલા મજા આવી, સમજ જ નહીં પડતી હું થઈ રહ્યું છું। कराई दो। तो देखो इसमें करना क्या था, ये कंसीडर द फ्रेम ऑफ दिस। तो अगर फ्रेम तुमने कौन सी ले ली? ए वाली, वेज वाली फ्रेम ले ली। हम कहाँ बैठे हैं? वेज पे बैठे हैं। ये एंटमैन फ्रेम है। तो सिचुएशन क्या होगी? हमको क्या दिखेगा? वेज विल मूविंग और वॉल विल मूविंग। वॉल विल मूव विथ 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना? अब यहाँ से आगे क्या करेंगे? कंसिडर दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज ऑन द वेज और वी आर सिटिंग ऑन द वेज, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब इस पॉइंट के बारे में सोचो, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है? लेंथ को घटा रहा है। इट विल डिक्रीज द लेंथ, तो वेलोसिटी विल बी -10, मतलब जो गिवन है। और इस पॉइंट की बात करें तो दिस पॉइंट इज लाइज लाइक दिस, ऐसे पड़ा हुआ है दोनों पॉइंट। अब ये पॉइंट वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज में कोई भी पार्ट ले रहा है? नॉट एट ऑल कोई पार्ट ले रहा है, तो ये भी 0, ये भी 0। समझ में आ रहा है हाउ इट विल बिकम 0? तो +0 +0। फिर इस पॉइंट की बात करो तो अगेन दिस विल डिक्रीज दिस लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा? अगेन -10। फिर ये तो अपनी फ्रेम में यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, तो ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 VB प्लस VB, बिकॉज VB इज इंक्रीजिंग दिस लेंथ, तो प्लस VB इक्वल टू 0। तो VB इक्वल टू क्या आ जाएगा? -10 उस तरफ जाकर 20 बन जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? जितने चाहो इतने सम बना सकते हो। कोई भी बुक पकड़ लेना, HC वर्मा या कोई भी जितने भी एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं, ऐसा है तो मैं एक शीट बना के दे दूंगा पर्टिकुलर इसी की। अब ये सारे जो भी हमने केस देखे, दिस वाज द केस ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ स्ट्रिंग एंड पुली ब्लॉक सिस्टम। अब ओरिजिनल वेज वाली चीज़ें अब आएगी, वेज कंस्ट्रेंट वाली। इसमें ये वेज है पर ये मूविंग वेज है। अब वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ?
कि ये डस्टर पड़ा हुआ है ऐसे, और इसके ऊपर कोई और एक चीज़ पड़े और इसका मोशन हो जाए, इन दैट कंडीशन इसको बोलेंगे वेज कंस्ट्रेंट। मतलब एक पेन पड़ी हुई थी और एक दूसरी पेन इसके ऊपर ऐसे गिरेगी तो ये इसका कुछ भी मोशन होगा, तो ऐसी कोई कंडीशन जब आएगी तो उसको बोलेंगे वेज कंस्ट्रेंट। कि ये स्ट्रिंग की वजह से स्ट्रिंग मोशन हो रही है, वो वेज की वजह से वेज, मतलब एक डस्टर दूसरे डस्टर को धक्का मारेगा तो वो आगे जाएगा, और डायरेक्टली भी धक्का मार सकता है, ऐसे क्रॉस यहाँ पे डस्टर पड़ा हो ऐसे और ये उसके ऊपर ऐसे गिरे तो भी आगे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज, और वो भी एकदम सिंपल है। ये थर्ड कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर स्ट्रिंग का था, एक पुली ब्लॉक का था। ये अभी तक हमने जो भी किया वो सारे एटवुड मशीन के केस थे। एटवुड मशीन खत्म हो गया, नाउ प्रॉपर वेज कंस्ट्रेंट चालू हुआ, वेज का कंस्ट्रेंट मोशन। अब इसमें फर्स्ट ऐसी चीज है, देयर इज अ पार्टिकल वेज, और इसके ऊपर ये रॉड ऐसे गिरी, समझ में आ रहा है? कोई एक वेज जैसा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक रॉड गिरी। अब रॉड गिरी उसकी वजह से ये उसका वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब ये उसके ऊपर गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी ऐसे, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? ये इसके ऊपर ऐसे गिरा वी बी से, तो क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको जाना ही पड़ेगा आगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, विच मीन इसके पास जगह है आगे जाने की, तो अगर यहाँ से किसी ने फोर्स लगाया इसके ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको आगे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सिंपल है, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। पूछा क्या जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ दिस टू वेलोसिटीज़, मतलब ये वी ए वी बी के बीच में क्या रिलेशन है, कि ये कितना स्पीड से गिरेगा तो ये कितना आगे जाएगा, उसका एक रिलेशन है प्रॉपर, उसको अपने को प्रूव करना है। वो प्रूव कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऐसा कोई भी सम आएगा हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक रॉड को एक वेज के ऊपर गिराया, तो गिरने की वजह से इस वेज को दो वेलोसिटी मिली इस तरफ थोड़ी बहुत, उसकी वजह से ये आगे जाएगी। पर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा वो अपने को समझना है। तो वी नो दैट ये भी एक सॉलिड पार्टिकल है और ये भी एक सॉलिड पार्टिकल है। नाउ कंसिडर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वी आर कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स। इसको जूम करके देखें तो ऐसा कुछ है, इसकी वेलोसिटी कैसी ऐसी है, और पॉइंट ऑन द पार्टिकल ए उसकी वेलोसिटी कैसी है ऐसी है। क्लियर? अब इसमें कॉन्सेप्ट समझना क्या था, इफ द बोथ द बॉडीज आर सॉलिड देन दिस पार्टिकल 1 and 2, ये 1 वाला पार्टिकल 2 में कभी घुस सकेगा? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों सॉलिड चीजें हैं, पर कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पेन ऐसे पड़ी हुई थी, इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाया या कुछ भी, तो ये पेन इस कंस्ट्रेंट मोशन में है इसकी वजह से कि वो आगे जाएगी ही जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं है। पर इसके अंदर का कोई पॉइंट इसके अंदर घुसेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ में आ रहा है? तो अगर ये इसके ऊपर भले ही गिरा, भले कितनी ही वेलोसिटी से गिरा, पर वो एक दूसरे में अंदर घुसेगा, ये पॉइंट अंदर घुसेगा नहीं घुसेगा। तो इसको समझना कैसे है कि वेज के साथ परपेंडिकुलर लाइन जो बनाएंगे, वो परपेंडिकुलर लाइन पे इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट दोनों सेम होने चाहिए। कैसे? क्योंकि भाई एक तीर अगर मेरी तरफ आ रहा है, समझ लो ये मैं खड़ा हूँ और मेरी तरफ से एक तीर आ रहा है सामने से, तीर की वेलोसिटी समझ लो v है, तो विथ विच वेलोसिटी आई शुड रन, तो ये मेरे को ना लगे। ऐसा नहीं है अगर हम भी v से दौड़ेंगे तो क्या एकदम अपने आप को टच करते हुए चलेगा ये तीर, पर कभी अपने को लगेगा नहीं, समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ इट वर्क्स कि लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ ये वेज से,
उसके अलॉन्ग इन दोनों के जो कंपोनेंट होंगे वो सेम होने चाहिए, तभी ये नहीं टूटेगा, तभी एक दूसरे में नहीं घुसेगा। समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि समथिंग इज पुशिंग समथिंग। अगर ये इसको पुश कर रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में है आगे बढ़ने के लिए, पर अपने को पता है कि ये दोनों मासलेस है, सॉरी ये सॉलिड है, तो ये इसका पॉइंट इसमें घुस नहीं सकता है। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी अलोंग दिस वेलोसिटी शुड बी सेम, तभी जाके ये इसके अंदर नहीं घुसेगा। समझ में आ रहा है? ये भी हमने कॉन्सेप्ट यही दिखा कि भाई तीर अपने अंदर ना घुसे, उसके लिए हमने क्या किया, तो सेम वेलोसिटी से हम भागे तो वो अपने को फॉलो करता रहेगा, लेकिन अपने को घुसेगा नहीं। समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो दिस टू कंपोनेंट शुड बी सेम। तब वो कंपोनेंट कौन से है? समझ लो ये एंगल थीटा है। इफ दिस एंगल बी थीटा, तो क्या हो सकता है इधर, ये सॉरी इधर 90 होगा, ऐसे ये 90 होगा, तो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा। तो v1 का, ये v1 वेलोसिटी का थीटा वाला कंपोनेंट इधर कौन सा होगा? v1 cos थीटा। समझ में आया क्या किया? अब ये थीटा बन गया तो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, और ये बन जाएगा थीटा। तो v2 का, ये 0.2 की वेलोसिटी का v2, मतलब ये v2 का ये कॉस कंपोनेंट होगा, और अलोंग दिस लाइन v2 का साइन कंपोनेंट होगा। बरोबर? कोई गलती तो नहीं करी है? फिर से एक बार समझा देता हूँ। ऐसा हमने किया हुआ है, इफ यहाँ पे कोई m मास का पार्टिकल है तो उसका फोर्स mg नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे 90 होता है, दिस एंगल बिकम्स 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ से उसका कंपोनेंट निकलता है, ये बन जाता है थीटा, तो ये बन जाता था mg कॉस, और ये बन जाता था mg साइन। ये सब कुछ फिर से कराऊंगा आज। तो ये कौन सा कंपोनेंट गया? mg कॉस। तो v1 का कौन सा कंपोनेंट गया? v1 कॉस। सिमिलरली v2 का फाइंड करने पे ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये बन गया v2 कॉस, तो ये बन जाएगा v2 साइन। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट v1 कॉस इक्वल टू v2 साइन होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलरली अलोंग द वेज, परपेंडिकुलर लाइन पे दोनों फोर्स सेम होने चाहिए, तभी ये एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे। सिंपल। तो कॉन्सेप्ट लिखो। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, perpendicular to the contact surface should be equal. और एल्स क्या हो जाएगा? बोथ द सॉलिड्स विल पेनिट्रेट ईच अदर, वो एक दूसरे में घुस जाएंगे, और वो पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट मोशन वो पॉसिबल नहीं है। इसका एक सम करेंगे और फिर जो बाकी था एनएलएम का पोर्शन वो स्टार्ट करेंगे। लिख लिया सब कुछ? समझ में आ गया? अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो अपने को याद क्या रखना है कि व्हेन एक वेज के ऊपर दूसरा वेज गिरेगा तो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर अलोंग द सरफेस, उसके दो फोर्स होंगे, वो दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। उसका फॉर्मूला हमको बना के दे दिया है, v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा। तो अगर कुछ भी वो कॉन्सेप्ट की जो लाइन लिखी वो भी समझ में नहीं आई तो इतना रट लो कि फॉर एनी वेज, किसी वेज के ऊपर कोई वेज गिरी और उसका मोशन चालू हो गया, तो दिस विल बी द रिलेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन फॉर दैट पर्टिकुलर वेज।
जो डायग्राम है ये वीबी की वेलोसिटी समझ लो 10 मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज वी ए. वे तनिष्क एंगल रहेगा. वे क्या ये सॉल्व करना है. तुम मत भर लेक्चर, एक काम कर. ये जो काम लग सकता है वही कंटेंट लिया है. ये जो पूछा जाता है कंपलसरी करना ही पड़ता है. भी सेकेंड लॉ जब पढ़ाया था वो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था एनएलएम का, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसमें वो तिलक ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो अपना फ्लो टूट गया था. वो जो कराना बाकी था वो आज कराना पड़ेगा. नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, उसके जो 2-3 सम आते हैं 2-3 टाइप के वो बाकी रह गए थे. B will like this, it will go like this. अब हो जाएगा. तो सिचुएशन इज लाइक दिस कि 37 एंगल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ऐसे जाना चाहती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी उसको ऐसे पेनिट्रेट कर रही है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसको आगे ले जाएगा. सिंपल है. और हमको क्या बोला है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है वेज कंस्ट्रेंट का, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेज. ये जो क्या था कॉन्सेप्ट, मत तो फटाफट जल्दी. Component of velocity is perpendicular to the contact surface should be equal or else both the solid will penetrate. मतलब कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी वी ए एंड कंपोनेंट ऑफ दिस वी बी इज हियर. कौन सा कंपोनेंट, तो क्या भाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस शुड बी इक्वल. अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो वेज बी वेज ए में घुस जाएगा, तो मतलब वो वेज कंस्ट्रेंट का लॉ नहीं रहेगा. तो अभी अपने को क्या करना है, ये 37 है, ये 90 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा 37. समझ में आ रहा है. देन दिस विल बिकम अगेन 53. तो वी ए कॉस 53 इक्वल टू वी बी साइन 37, ऐसा कुछ होगा. तो 10 इंटू 4/5 क्या आएगा, 10 इंटू 4/5 इक्वल टू वी इंटू साइन 37 का वैल्यू क्या आता है 3/5.
तो क्या है 40/3 ऐसा कुछ आएगा। हो गया। बस तो कांस्टेंट मोशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ख़त्म तो नहीं होता है, मतलब इसके बहुत सारे सम बन सकते हैं ऐसे। अब अपने पास 20 मिनट बची है, 20 मिनट में फटाफट से वो NLM रिवाइज कर लेते हैं जो बाकी है। तो 2-3 चीज़ें बाकी थी, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वाइल स्टार्टिंग वो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था NLM का, उसमें हमने सर क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ की बात भी कब आती है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। तो अभी हमने जब 11 स्टार्ट किया तो मैंने ये कैसेट बहुत बार गाई है कि चैप्टर नंबर 3-4 वॉज योर काइनेमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 5 इज अवर डायनामिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा कि भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉजेस, वो उसका डेफिनेशन होता है काइनेमेटिक्स का। और स्टडी ऑफ मोशन विद गोइंग इनटू इट्स कॉजेस वो बन जाता है डायनामिक्स। मतलब इधर हमने क्या पढ़ा, कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? क्योंकि बाय अप्लाइंग सम फोर्स। क्लियर है? तो फोर्स वाज द बेसिक थिंग जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? बिकॉज इट इज़ फाउंड बाय न्यूटन, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन। फिर न्यूटन ने कितने लॉ बनाए? तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बहुत सारे सम भी हमने सॉल्व किए थे कि फर्स्ट लॉ से क्या पूछा जाता है। हमने क्या समझा था कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ द बॉडी इज मूविंग इट विल ट्राई टू रिमेन इट्स कॉन्स्टेंट मोशन। दिस विल बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सिंपल, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ हमने लिखा था ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स इज गिवन बाय dp वेक्टर बाय dt। अब इधर क्या करना है कि मोमेंटम, वी नो दैट मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी विच फॉर्मूला इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। नाउ अब क्या होता है, ये सारे थोड़े बहुत एग्जांपल डिस्कस किए थे हमने कि बाय चेंजिंग द वेलोसिटी वी कैन चेंज द इम्पैक्ट, बाय चेंजिंग द m वी कैन चेंज द इम्पैक्ट। फ्री फॉल वाली चीज़ें का एग्जांपल लिया था, 2 बॉल को गिराया था, वो सब चीज़ हमने यहाँ पे समझी थी कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा किसका कम, इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी। बट इन आवर केस जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं तो चेंज क्या होता है? ओनली वेलोसिटी। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब वेरिएबल मास की चीज़ भी आएगी, पर अभी मास वेरिएबल नहीं है, मास इज कांस्टेंट। सिंपल है। तो मास कैसा होगा? कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? dp बाई dt में p की जगह m dv बाई dt। अब चैप्टर नंबर 3 में dv बाई dt हमने देखा हुआ है एज एक्सेलरेशन, देन फोर्स बिकम m इंटू ए। दैट वाज आवर फॉर्मूला, जिसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये होता है ऐसा यूनिट। फिर उसका CGS यूनिट क्या होता है? चेक होने ख्याल એનું નામ તો યાદ છે મને, કન્વર્ઝન યાદ નહીં। ડાયન કહેવાય એને, કે આ જેવી ડાયન 1 ન્યૂટન ઇક્વલ ટુ 10⁵ डायन, बराबर 5 આવશે, वो मुझे याद नहीं था एक्चुअली। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। तो सेकेंड लॉ हमने इतना सब पढ़ा हुआ है।
अब एक्चुअली इसमें क्या पढ़ना बाकी था, तो भाई जो भी ये जो फोर्स है उसके 2-3 टाइप है, एक 4 टाइप है एक्चुअली। पहला टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, थर्ड फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स जो अभी हम पढ़ेंगे, एंड द लास्ट फोर्स वो रोटेशनल वाला अभी हमने जो समझाया वो कि बाय पॉइंट ऑफ फोर्स, कि पॉइंट कहाँ किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसे बिहेव करेगा। सिंपल है। तो अभी हमें जो पढ़ना है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से सिंपल नाम में ही कॉन्टैक्ट लिखा है, मतलब बाय एनी मीन्स ऑफ टच कोई फोर्स लगेगा, इट विल नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें से कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं तो फटाफट आके कॉन्टैक्ट फोर्स चालू कर देते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। के अंदर ही 2 टाइप के फोर्स आते हैं, एक टेंशन फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स। नाम सुना है? तो उसके थोड़े इलस्ट्रेशंस कराने बाकी थे। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर भी 2 फोर्स आते हैं, एक होता है टेंशन फोर्स, एक होता है नॉर्मल फोर्स। अब व्हाट डू वी मीन बाय अ नॉर्मल फोर्स? सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस और इसके थोड़े इलस्ट्रेशंस, सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस और इसके थोड़े इलस्ट्रेशन, बोथ आर सेम। जो इसका होगा वही उसका होगा, खाली उसमें स्ट्रिंग आ जाएगी बीच में। अब कंसिडर फर्स्ट थिंग लाइक दिस, कि वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m लाइंग ऑन अर्थ, या फिर इसको a मान लो, इसको b मान लो। देन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ a टू b एंड b टू a। तो हमको पता है कि एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिखता नहीं है पर होता है, विच मीन्स एक mg तो ऐसे लग ही जाएगा, क्लियर है? बट देर आर 2 नॉर्मल फोर्सेस आर देयर। एक नॉर्मल फोर्स जो ए बी पे लगाएगा और दूसरा नॉर्मल फोर्स जो बी ए पे लगाएगा, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो ए बी के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा विच विल बी लाइक दिस, और बी ए के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा विच विल बी लाइक दिस। मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो इसी का अगर एफ बी डी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता है क्या करते हैं हम, तो कंसीडर अ पॉइंट। अगर ए के रिस्पेक्ट टू फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसको ए मान लेंगे, ए के ऊपर नीचे की तरफ कौन से फोर्स लगे, एम जी एंड एन बी ए, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, तो कि भाई एन ए बी। समझ आया? सिंपल है। कोई डाउट किसी को? मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्या ब्लॉक हवा में उड़ेगा, तो कि भाई नहीं उड़ेगा। क्या धरती फाड़ के अंदर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? बिकॉज वो बुला रही है लेकिन वो जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? बुलाती है पर जाने का नहीं। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट। इधर करना क्या होता है कि इफ दिस एन इज ग्रेटर देन एम जी, तब जाके ये उड़ने लगेगा। इफ एम जी इज ग्रेटर देन एन, तब जाके वो धरती का सीना फाड़ के अंदर समा जाएगा। सिंपल। देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, पर ऐसा कभी होगा नहीं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एफ नेट इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। सिंपल। तो नॉर्मल फोर्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट। ये जो दिख रहा है उसको ड्रॉ करना है, हेडिंग लगानी है। एनएलएम की जो हेडिंग लगाई उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ वो लिख लेना है। फिर सबसे पहले लिखना है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल रिएक्शन में कॉन्सेप्ट लिखना है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल
reaction force is always perpendicular to the contact surface, but in such a way perpendicular to the contact surface, but in such a way that it tries to compress the body. मतलब बी बॉडी ए बॉडी पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाएगा कि वो ए को कंप्रेस करना चाहता है, और ए बी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा कि वो बी को कंप्रेस करना चाहता है. समझ में आ रहा है? तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट. और उसका ये डायग्राम नीचे एक बना लो, फिर एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ उसके ऊपर, सिंपल एकदम. Find the normal force on particle A. जब पूछा है कि सिर्फ कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करो तो ओनली नॉर्मल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, बट माइंड में हमेशा रखना है कि एक इनविजिबल फोर्स इज ऑलवेज देयर. अगर इसका कुछ भी मास m है तो देयर इज अ वन इनविजिबल फोर्स, जो अर्थ का फोर्स जो mg होता है, कि हम चाहे कि ना चाहे धरती माँ अपनी तरफ अपने को बुलाएगी. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लेफ्ट. क्या आएगा आंसर इसका? कि बॉटम सरफेस की वजह से एक फोर्स ऐसा, और इसकी वजह से एक फोर्स ऐसा, और बी की वजह से एक फोर्स जाएगा इसके ऊपर ऐसे. इसको बोल सकते हैं एन ए बी, और ए की वजह से बी के ऊपर एक फोर्स जाएगा एन बी ए. खोटू का जी हाँ नहीं, ड्यू टू बी ऑन ए ना, ड्यू टू ए ऑन बी. लोचो देखिए, इधर बी आएगा और इधर ए भी आएगा. फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे उसके ऊपर 4 फोर्स लगेंगे. अब जब टेंशन की बात करेंगे ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि इफ पार्टिकल ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग एंड पार्टिकल ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी ए, देन क्या होगा? दैट सेम वेलोसिटी विल बी ट्रांसफर टू द पार्टिकल बी. और अगर ऐसा बोले कि इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन पार्टिकल बी? सेम ही होगा. और कैसे सेम होगा? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो कैसी है? इंफॉर्मेशन ऑन टेंशन, वी आर कंसिडरिंग टेंशन विथ अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो ये क्या करेगी? एक्चुअली अगर ये इनएक्सटेंसिबल है तो वो ऐसे दोनों को पकड़े हुए है, तो क्या होगा? इसकी वजह से टेंशन फोर्स किस तरफ लगेगा और इसकी वजह से किस तरफ लगेगा? वो कैप्टन अमेरिका वाला सीन याद है? सबने मूवी देखा होगा.
हेलीकॉप्टर वाला सीन, हाँ हेलीकॉप्टर वाला हाँ याद है इन दैट हेलीकॉप्टर सीन, सिविल वॉर नहीं देखा है तो घर जाके देख लेना, इतना अलाउड है। अरे वो 5 मिनट वो सिर्फ 1 मिनट का वीडियो ही सर्च करना है ना। तो वो क्या होगा, विद द बोथ हैंड्स ही ट्राइज टू, हेलीकॉप्टर को रोकने का ट्राई करता है, एक हाथ से हेलीकॉप्टर को पकड़ता है, एक हाथ से वो हेलीपैड को पकड़ता है और ऐसे हेलीकॉप्टर को रोके रखता है। तो उसमें क्या किया, उसके जो हाथ थे उसने टेंशन किस तरफ लगाया, एक हाथ ने लगाया कि वो हेलीपैड को ना छोड़े तो इसको इस तरफ खींचा, और एक हाथ से जब उसने हेलीकॉप्टर पकड़ा तो उसने हेलीकॉप्टर को भी इस तरफ पकड़ा ताकि हेलीकॉप्टर को भी वो ना छोड़े। समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ द टेंशन इज इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज देयर। तो टेंशन ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है? दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि टेंशन ऐसे दोनों तरफ क्यों लग रहा है। अगर इसने इसको खींचा तो एक ही टेंशन लगना चाहिए, फिर ये दूसरा टेंशन कहाँ से आया? बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो हमको पता है कि ये स्ट्रेच नहीं हो सकती है। अगर ये स्ट्रेच नहीं हो सकती है तभी वो अपने आप को ऐसे अंदर रोकने रखने का ट्राई करेगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दैट्स वाई इसका टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा। सिंपल है। किसी को अगर डाउट है कि खींचा तो इसको जा रहा है, देन देयर मस्ट बी ओनली वन टेंशन। ये कहाँ से आया? बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। वो अपने आप को एक्सटेंड ना होने देने के लिए जो दो फोर्स लगाएगी वो किस तरफ होने चाहिए? अगर उसको एक्सटेंड नहीं होने देना है तो वो फोर्स इस तरफ ही होनी चाहिए। सिंपल है। तो दोनों टेंशन किस तरफ होनी चाहिए? अब इसको लिखो फटाफट कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। ये टेंशन किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू द स्ट्रिंग। अब लिखना है टेंशन की जो डायरेक्शन है, इट विल बी ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। But because of the string is inextensible, it will always try to reduce its length. For example, Captain America holding the helicopter. Because it is inextensible, it always try to reduce the length. वो लेंथ उसकी रिड्यूस करने का ट्राई करेगा, बिकॉज वो एक्सटेंसिबल नहीं, एक्सटेंड होने देगा ही नहीं कोई हिसाब से ना। खबर पड़ी सपोज तो आने ખેંચે તો દોરી ખેંચાય, લાંબી થવાનો ટ્રાય કરે દોરી, પણ આપણે કીધું કે ઇનએક્સટેન્સિબલ સ્ટ્રિંગ છે, હવે એ લાંબી ના થાય એની માટે શું કરશે? આવો ફોર્સ લગાવશે। આમ अब समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ में। तो इसको एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू द स्ट्रिंग, दैट मीन्स फोर्स ए एस बोल सकते हैं इसको, वो इस तरफ गया। इसको क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑन बी ड्यू टू द स्ट्रिंग, बी पे लग रहा है स्ट्रिंग की वजह से, पर वो किस तरफ है? दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होंगे। ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और टूवर्ड्स द इनवर्ड्स होने चाहिए। फिर से लिखा देता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, and because the string is inextensible, it will always try to reduce its length. अब लेक्चर 10 मिनट स्टार्ट कम लेट स्टार्ट हुआ था तो 10 मिनट थोड़ी एक्सटेंड कर ले। દસ મિનિટ સર રાહ જોશે, 10 જ મિનિટ। આની જોડે જે જવું જોઈએ નહીં એ તો મજા નહીં આવે। अब ध्यान दो, फ्री बॉडी डायग्राम के एक और सम दे देता हूँ। હું થયું?
मुतावली अब इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द पार्टिकल ए। ए पार्टिकल को साइड पे ले जाओ, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बराबर। फर्स्ट फोर्स विल बी नॉर्मल ड्यू टू अर्थ। फोर्स ऑन सी मतलब अभी वो नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि भाई अर्थ की वजह से एक फोर्स लगा ऊपर की तरफ तो नॉर्मल, बी की वजह से ए पे लगा नॉर्मल इस तरफ, और सी की वजह से एक लगा नीचे की तरफ, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे कांटेक्ट हो गए। कांटेक्ट को बताया हमने एन 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 से, और एक हो गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बाय डिफ़ॉल्ट एम जी लगने वाला है ये नीचे की तरफ। सिंपल है। तो अपने को दिख रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन अगर होगा तो किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन। नहीं, इसके बाद एक और कराऊंगा, 2 कराऊंगा। If 10 Newton force is applied on the 2 kg particle, then what will be the acceleration of that particle? एकदम चिंदी सवाल। क्या है एक्सेलरेशन? 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। अब क्वेश्चन में थोड़ी चेंज, तो सर हम आई जाएगा क्वेश्चन हो तो आप आए भी ना। अब ये थोड़ा टफ हो गया, अब इसको सॉल्व करो। अब थोड़ी हिंट समझ लो कि अगर 5 kg के पार्टिकल पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो क्या ये हवा में उड़ेगा? आके ना, क्या ये जमीन में घुस जाएगा? देयर इज ओनली वन वे टू मूव विद दिस लाइन, मतलब इसके साथ जाएगा, बिकॉज ये कंस्ट्रेंड है कि अंदर नहीं घुस पाएगा ना तो उड़ पाएगा, तो ये कंस्ट्रेंड है इसी के साथ चलने के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तो डायरेक्टली पता चल गया कि इसी तरफ जाएगा भाई, बस वैल्यू लानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, कि वो कंस्ट्रेंट किस किस जगह से है। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज लाइड ऑन द अर्थ एंड फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस, तो यहाँ जाने के कोई चांस नहीं, उड़ने के कोई चांस नहीं, जमीन में घुसने के कोई चांस नहीं, तो इट इज ओनली कंस्ट्रेंट टू गो ऑन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिंपल। बस पहली डायरेक्शन समझ में आ गई, अब वैल्यू समझ में आ जाएगी। वैल्यू दिखाने के लिए अपने को एफबीडी बनाना पड़ेगा। 5 kg का एफबीडी बनाओ, क्या बनेगा?
ऐसा एफपीडी बना। ला चाह तो ठंडी रही। घबराइश ना आटलू बधु जो जेड बन के 37 इधर आ गया तो एक्स डायरेक्शन में हो गया एफ कॉस 30 और वाई डायरेक्शन में हो गया ये साइन। तो 10 cos 37 तो cos 37 का वैल्यू क्या है भाई 4/5। तो 10 cos 37 क्या हो जाएगा 4 × 2 8 और 10 sin 37 विल बी 6। तो ये दो फोर्स ऐसे हो जाएंगे और ये 50 हो जाएगा बस 2 मिनट्स। तो ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा हॉरिजॉन्टली कॉन्करेंट वही गलती करेंगे सब 50 + 6 = द नॉर्मल फोर्स बिकॉज दिस 6 इज गोइंग हेल्पिंग ऑन द इंक्रीजिंग द n। तो n हो गया 56। तो अब तक 56 बनने के बाद अब क्या कर सकते हैं अपन f मिल गया अपने को f = ma। तो व्हाट विल बी द फोर्स जो इस डायरेक्शन में जाएगा वो ये शायद 8 हो जाएगा। मास m पता है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एट अपॉन 5 कुछ आएगा मीटर/s²। केते आवश्यक हो पढ़िला पार्थिव। अब देख ये तो हमने वर्टिकल फोर्सेस का जुगाड़ लगा दिया वर्टिकल फोर्सेस खत्म। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है 8 मास कितना है 5 तो एक्सेलरेशन मिल गया। एक लास्ट सम एक अल्लाह चल लो बस इज्जत ही चल लो एक का बातें बंद हुई। चल ड्रॉ कर फटाफट। एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बराबर बराबर। एफपीडी बनाओ सबसे पहले। तो ओनली मेथड टू सॉल्व दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। इधर एक्स में कितना आएगा 40 ये कितना आया वर्टिकल कंपोनेंट 53 में इधर बनेगा 16 इधर बनेगा 12 अकेला वाला 14 बराबर છે। આ कंपोनेंट तो क्या मैंने कहा इधर बनेगा mg नीचे की तरफ mg ऊपर n
ये कंपोनेंट कितना आया 50 साइन 37 है आणि व्हॅल्यू कितली आई 30. तो अब फाइंड करो 2 + 2 × 10 बन गया mg. तो n क्या बनेगा 20 + 30 + 16. ये उसका वर्टिकल सेटिंग हो गया. और ये 40 12 को मार देगा. तो 40 - 12 इज योर फोर्स. मास इज 2. देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन 40 - 12 क्या हो जाएगा 28 × 2a. 2 नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन विल बी 14 मीटर/सेकंड². समझ में आया कैसे किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 50 न्यूटन ऐसे आ रहा था उसके दो कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट ये साइन कंपोनेंट. ये 20 न्यूटन जो ऐसे आ रहा था उसके दो कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट. दोनों कंपोनेंट को अलग अलग किया. फिर वर्टिकली कॉन्करेंट कौन कौन थे. तो n = 20. ये 16 भी नीचे जा रहा है 30 भी नीचे जा रहा है. तो 20 30 16 तो वो बन जाएगा वर्टिकली कॉन्करेंट इक्वेशन 1. अब हॉरिजॉन्टली कॉन्करेंट 40 - 12 ये बन गया फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 2, एक्सेलरेशन a. फोर्स 40 - 12 मतलब जो बचा उससे किस तरफ जाएगा टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो 40 - 12 बचा 28. 2 नीचे जाएगा 14 मीटर/सेकंड². डेट विल बी द एक्सेलरेशन. पूछा है डायरेक्शन तो पॉजिटिव x या फिर राइट हैंड साइड.